जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। आपकी परीक्षा में यहां से 100% सवाल छपेगा। दोस्तों, सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें और क्लास को अंत तक देखें। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाले सवाल होंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि देश का पहला कोचिंग हब कहां पर स्थापित हुआ है। दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। जयपुर, इंदौर, मंडला, गुरुग्राम। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। देश का पहला है, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देश का पहला कोचिंग हब, इसकी शुरुआत कहां पर हुई है तो आपको नोट करके रखना है, ये जयपुर में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखें। आइए दोस्तों, ऑप्शंस में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। इंदौर, कई बार दोस्तों मैं आपको नोट करा चुका हूं। फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सी है तो आप कहेंगे इंदौर। 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, पंचगनी। कौन सा दोस्तों, पंचगनी। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कई बार दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है ये, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों, भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर स्थापित होगा, जयपुर के अंदर। इंदौर, भारत की पहली दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इंदौर। 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा होगा, ये होगा पंचगनी, महाराष्ट्र। दोस्तों, मंडला, आपने नाम सुना होगा। डिजिटल रूप से साक्षर दोस्तों पंचायत कौन सी है, मंडला है, मध्य प्रदेश। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है, गुरुग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पहला ग्रेन एटीएम दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों कहां पर हुई है तो आप कहेंगे गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये गुरुग्राम में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। आर वेंकट रमणी, नंद किशोर सिंह, अनिल चौहान या सर्बानंद सोनोवाल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों नाम अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कमेंट में छाप कर बताइएगा कि वित्त आयोग, इसका दोस्तों उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। हमसे सवाल पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपको नोट करके रखना है, ये नंद किशोर सिंह है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट कर रखें। दोस्तों, परीक्षा में अगर आपके लिख के आता है एनके सिंह तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम आप नोट करके रखें, नंद किशोर सिंह है। यहां पर दोस्तों आपसे कुछ भी नाम देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पूरा नाम आपको याद रखना है, नंद किशोर सिंह। दोस्तों, आर वेंकट रमणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोस्तों कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी हैं भारत के। महान्यायवादी, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन है, आर वेंकट रमणी। और दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 में दोस्तों महान्यायवादी का उल्लेख है। और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के। किसके दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, आर वेंकट रमणी। दोस्तों, अनिल चौहान, ये दोस्तों कौन है, भारत के सेकंड सीडीएस, भारत के सेकंड सीडीएस दोस्तों कौन है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। दोस्तों, पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया था, आप सबको पता होगा। दोस्तों, सेकंड कौन है, अनिल चौहान जी हैं। दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल, ये दोस्तों कौन है, ये दोस्तों हमारे आयुष मंत्री हैं। कौन है, आयुष मंत्री। ये हमारे आयुष मंत्री हैं, कौन, सर्बानंद सोनोवाल। इनको भी आप नोट कर लें। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों राजस्थान यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, तो आप कहेंगे रामगढ़ विषधारी। दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये दोस्तों कौन सा, ये भारत का 52वां है। और भारत का 53वां दोस्तों कौन सा बना है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों छत्तीसगढ़ यहाँ पर कौन सा, गुरु घासीदास ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों गुजरात में एक बहुत ही फेमस है एशियाई शेरों के लिए, यानी कि दोस्तों बब्बर शेरों के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये गुजरात के अंदर स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यूनेस्को ने कितने विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है। 48 वस्त्रों की, 50 वस्त्रों की, 74 वस्त्रों की या 75 वस्त्रों की, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, स्टार लगाइएगा। दोस्तों यूनेस्को ने कितने विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है, तो आप बताएंगे 50 वस्त्रों की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट के रूप में इसको नोट करके रखेंगे। दोस्तों यहां से कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए UNFCCC, दोस्तों UNFCCC इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है वॉन जर्मनी, इसको आप नोट कर लें। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए सवाल है। और दोस्तों IUCN इसका मुख्यालय भी कई बार पूछा गया, ये दोस्तों कहाँ पर है, ये ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड की एक स्थान है ग्लैंड, यहाँ पर दोस्तों IUCN का मुख्यालय स्थित है। अब दोस्तों कमेंट में जल्दी से छाप कर बताएं कि UNFCCC इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। कई बार मैंने सवाल को दोस्तों आपको नोट कराया है, इसको आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। असगर बजाहत को मिला है, माधव हाड़ा को मिला है, रामदत्त मिश्र को मिला है कि भगवंत अनमोल को मिला है, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों माधव हाड़ा को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों असगर बजाहत इनको दोस्तों क्या मिला है, 31वां व्यास सम्मान। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान ये दोस्तों किसको मिला है, तो आप कहेंगे असगर बजाहत को मिला है। लेकिन किस लिए मिला है ये भी आप नोट करें, महाबली, इनकी दोस्तों एक नाटक है इनका महाबली, इसके लिए दिया गया है, इसको भी आप नोट करके रखें। रामदत्त मिश्र नोट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए 31वां सरस्वती सम्मान ये दोस्तों किसको दिया गया है, ये रामदत्त मिश्र को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, तो आप कहेंगे मैं तो यहाँ हूँ, इनकी ही एक कृति है, इसको भी आप नोट करें। ये सारे सवाल आप नोट करते चलें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है, आपके माँ बाप को सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक नाम देके रखा हुआ है भगवंत अनमोल, बहुत ही अनमोल सवाल बनेगा इससे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों साहित्य अकादमी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ये भगवंत अनमोल को मिला है। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे उसका उत्तर अलग होगा, लेकिन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछे तो दोस्तों क्या उत्तर होगा, भगवंत अनमोल, इसको आप नोट करें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए सारे सवालों को आप नोट करते चलें।
बहुत ही लल्लन टॉप सीरीज होगी आपकी परीक्षा में दोस्तों, सीधा सवाल बनेगा यहाँ से। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन थी? लगाइएगा स्टार। दोस्तों आपकी परीक्षा में छपेगा यहाँ से सवाल। पूजा पटेल है, मनीषा कल्याण है, पीवी सिंधु है, मीराबाई चानू है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 36वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको पता है, इसका आयोजन गुजरात के अंदर हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप कहेंगे पूजा पटेल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं। 36वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे गुजरात। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात। और इसका दोस्तों शुभंकर क्या था? तो मैंने आपको नोट कराया था कई बार, शुभंकर। इसका शुभंकर था सावज। सावज इसका शुभंकर था। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 37वें राष्ट्रीय खेल, 37वें क्रम के राष्ट्रीय खेल दोस्तों, ये कहाँ पर होंगे? ये गोवा के अंदर होंगे। इतनी जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए, इसको आप नोट करें। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पूजा पटेल। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है, आप जल्दी से कमेंट कर कर बताएं कि मनीषा कल्याण, इनका संबंध किस खेल से है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। ये सवाल पिछले 2 दिनों से मैं आपको बता चुका हूँ, नोट करा चुका हूँ। दोस्तों पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, आप सब अच्छी तरह से जानती हैं। और मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, आप सबको पता होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों बहुत ही घुमावदार सवाल है, एकदम लल्लन टॉप सवाल है। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। इसका उत्तर शिक्षा मंत्रालय मत लगा के आइएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों यहां पर एक संस्था देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। ये दोस्तों क्या क्या जारी करता है? तो आप सबको पता है, ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 132वां स्थान है। दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, यानी कि FATF। दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये दोस्तों इसका काम क्या होता है? ये आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। दोस्तों सारे आंकड़े आप नोट करेंगे। 1989 में दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? टी राजा कुमार। और दोस्तों अभी हाल ही में इसने म्यांमार को दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डाला है। इसको भी आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। इसका अगर आपसे हेड क्वार्टर पूछा जाए तो आप कहेंगे पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। ये सारे आंकड़े आप नोट कर लें FATF के बारे में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों PM डिवाइन योजना का संबंध किससे है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल। दक्षिणी पूर्वी भारत से, उत्तरी पूर्वी भारत से, उत्तर दक्षिणी भारत से या उत्तर पश्चिमी भारत से? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों PM डिवाइन योजना, इसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी? बजट के अंदर की गई थी, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको बता दें PM डिवाइन योजना, इसका संबंध किससे है? आपको दोस्तों उत्तर रटने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखिए क्या है? NE, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से, यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत से। आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत से दोस्तों PM डिवाइन योजना की शुरुआत हुई है। इसके विकास के लिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए, इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों एक योजना है रैंप योजना, इसका संबंध किस मंत्रालय से? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैंप योजना, इसमें दोस्तों कितना दोस्तों पैसा है? 1400 करोड़। इसको भी आप नोट करके रखें। ये दोस्तों पैसों के भी आंकड़े आपको नोट करके रखने हैं। और इसका संबंध दोस्तों किससे है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां दोस्तों यहां से मैं आपको नोट कराऊंगा। मृणाली श्रीवास्तव को, रुचिरा कंबोज को, एंजेला मर्केल को, डॉक्टर सिंथिया जविक को। चारों नाम, 4 सवाल आपके लिए तैयार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका दोस्तों महानिदेशक, इसका निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, यह मृणाली श्रीवास्तव को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इसको नोट करके रखें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका नया निदेशक कौन बना है, मृणाली श्रीवास्तव। दोस्तों रुचिरा कंबोज, इनको दोस्तों क्या बनाया गया, यूएन, कौन दोस्तों, यूएन महासभा, यूएन महासभा का प्रतिनिधि, यूएन महासभा का प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे रुचिरा कंबोज को। एंजेला मर्केल, इनको दोस्तों क्या मिला है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, एंजेला मर्केल को दिया गया है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसको बनाया गया, मृणाली श्रीवास्तव को बनाया गया है। और रुचिरा कंबोज कौन है, यूएन महासभा की प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर सिंथिया जविक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इनको दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, ये दोस्तों किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे डॉक्टर सिंथिया जविक को। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस कब बनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों सवाल को सही से सुनिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस ये दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस वर्ष से है। 25 सितंबर 2017, 23 सितंबर 2018, 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सारे सवाल, सारी डेटें अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, इसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे 23 सितंबर 2018। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इसको नोट करें। दोस्तों योजनाओं से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में तय होता है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे 23 सितंबर 2018। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों 25 सितंबर 2017, इसको क्या हुआ, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना, इसका संबंध दोस्तों किससे है, तो आप कहेंगे 25 सितंबर 2017। इसको दोस्तों सौभाग्य योजना का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों 25 दिसंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध दोस्तों किससे है, तो आप कहेंगे 25 दिसंबर 2014 को किसकी शुरुआत हुई थी, मिशन इंद्रधनुष की। इसको भी आप नोट करें। 28 अगस्त 2014, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी, जनधन योजना, जनधन योजना, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आपको रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है, 23 सितंबर 2018। और दोस्तों सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, इसका दोस्तों संबंध किससे है, 25 सितंबर 2017। 28 अगस्त 2014 को दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, जनधन योजना, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। 25 दिसंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष, इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक कहाँ स्थापित हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, भुवनेश्वर, वाराणसी, भावनगर, इंदौर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक दोस्तों भारत का पहला है, इसको भी आप ध्यान में रखें। भारत का पहला एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक, इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई है, तो आपको नोट करके रखना है, ये भुवनेश्वर में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वाराणसी, यहाँ से दोस्तों क्या सवाल बन सकता है, तो आपको नोट करके रखना है। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी पहली, संघाई सहयोग संगठन पहले की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी
कौन सी है दोस्तों? ये वाराणसी को बनाया गया है, इसको भी आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भावनगर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है? तो दोस्तों सीएनजी टर्मिनल, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल, इसकी स्थापना कब हुई है? भावनगर गुजरात में हुई है। इंदौर के बारे में दोस्तों अभी हमने चर्चा कर ली थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल है। हमारा अगला सवाल कहता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, एपीजे अब्दुल कलाम की, सुभाष चंद्र बोस की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, इसको आप सीरियसली नोट कीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में दोस्तों कन्फ्यूजन भरा सवाल होता है ये। दोस्तों यहाँ पर आपसे इंडिया विंग्स ऑफ फ्रीडम नहीं कहा गया है, विंग्स ऑफ फायर। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, इसको आप नोट करके रखें। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक क्या नाम है? इंडिया विंग्स फ्रीडम। क्या है दोस्तों? इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। लेकिन विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। और दोस्तों नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ये सारे पुस्तकों के नाम आपको नोट होने चाहिए। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुई सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल बताने वाला हूँ, सारे के सारे फेस्टिवल आप नोट कीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका दोस्तों सेलिब्रेशन कहाँ पर होता है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप इंपॉर्टेंट के रूप में नोट करके रखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड के अंदर। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। मिजोरम, यहाँ पर दोस्तों क्या है? चिरऊ, चिरऊ ये दोस्तों कहाँ मनाया था? ये मिजोरम में। एक दोस्तों चापचार, चापचार कूट महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव ये दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? ये मिजोरम में किया था, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। यहाँ पर दोस्तों एक फेस्टिवल मनाया चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम ये फेस्टिवल या कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? ये दोस्तों मेघालय में किया था, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों मेघालय में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी और जयंतियाँ ये दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय के अंदर पाई जाती हैं, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे। और दोस्तों जो मेघालय यानी कि दोस्तों मानिसराम चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश होती है वो किस पहाड़ी के नीचे होती है? तो ये खासी पहाड़ी के नीचे होती है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। गारो खासी जयंतियाँ दोस्तों इसका संबंध किससे है? मेघालय से है। और दोस्तों वहाँ पर मानिसराम यानी कि चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी के नीचे होती है? खासी पहाड़ी के नीचे होती है, इसको भी आप ध्यान में रखें। मणिपुर दोस्तों, मणिपुर में 2 से 3 त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे संघाई फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल दोस्तों कहां पर? मणिपुर में मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको आप नोट करते चलें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जो भी एसएससी जीडी के साथ कोई से भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। सारे एग्जाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएँ, यहाँ पर दोस्तों जीके, करंट, स्टैटिक जीके, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, जो भी दोस्तों आपका जीके वाला पोर्शन है दोस्तों अगर आता है तो यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? अब तो दोस्तों नदियों का सवाल आपको रट गया होगा, मैंने इतने सारे नदियों के क्वेश्चन आपको नोट कराए हुए हैं। सिंधु नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप सबको पता है ये सब कृष्णा नदी की हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, नोट कर लें दोस्तों। अब बात करते हैं कावेरी नदी। दोस्तों ये नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती? कोडागू जिला, कोडागू जिले से दोस्तों क्या निकलती? कावेरी नदी निकलती है। और ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। और दोस्तों अलमाटी बांध ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अब आप दोस्तों कावेरी नदी पर एक बांध है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां पर लिख लीजिए मैटूर बांध। ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताएं कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1967, वर्ष 1923, वर्ष 1985, वर्ष 1945। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इंटरपोल इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आप सबको पता है ये 1923 में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इंटरपोल का दोस्तों मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये लियोन के अंदर है। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों इसकी 90वीं बैठक कौन सी दोस्तों? ये 90वीं बैठक दोस्तों कहाँ पर होगी? ये नई दिल्ली में होगी। कहाँ पर? नई दिल्ली। दोस्तों हमारे भारत देश में इसकी बैठक हो रही है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारी परीक्षा के लिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी रही हैं। 1985 किसकी स्थापना है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सार्क की स्थापना है। किसकी? सार्क। और दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर दोस्तों कुल 8 देश शामिल हैं। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। किसका? सार्क का मुख्यालय। इसको आप ध्यान में रखें। 1967 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? आसियान। किसकी? आसियान। और दोस्तों आसियान में कितने मेंबर शामिल हैं? 10 मेंबर शामिल हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है जकार्ता इंडोनेशिया में शामिल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि माउंट सिनाबुंग मेरापी सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अमेरिका, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि दोस्तों अभी माउंट ये सुमेरु यहाँ पर दोस्तों विस्फोट हुआ था, इसीलिए दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों माउंट सिनाबुंग, मेरापी और सुमेरु इन तीनों ज्वालामुखी के नाम आप रट डालिए। कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आप इंडोनेशिया में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें। माउंट आपसे सिनाबुंग पूछे, माउंट मेरापी पूछे या माउंट सुमेरु पूछे, ये तीनों के तीनों दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित हैं। दोस्तों इटली में दोस्तों कौन सा ज्वालामुखी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। इटली में दोस्तों कौन सा एक ज्वालामुखी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों कौन सा? बैरन द्वीप। इसको आप नोट करें, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों इटली में कौन सा ज्वालामुखी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। एक विधायक एक पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? कई बार दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट होगा ये सवाल, इसको आप रट डालिएगा। एक विधायक एक पेंशन योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें एक विधायक एक पेंशन योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे पंजाब। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। गुजरात। अगर आपसे कहा जाए सीमा दर्शन योजना, कौन सी दोस्तों? सीमा दर्शन
योजना, इनका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे गुजरात। दोस्तों कर्नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काशी रथ यात्रा, ये दोस्तों कहाँ की योजना है? तो आप कहेंगे ये दोस्तों कर्नाटक की योजना है। उत्तर प्रदेश मत लगा कर आइएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़, मातृत्व शक्ति योजना, मातृत्व शक्ति योजना, ये दोस्तों कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। इसको भी आप नोट करें। ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों हाल ही में एक योजना पूछी गई थी, जीन बैंक योजना, इसका संबंध दोस्तों कहाँ से? महाराष्ट्र से है। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है और ये सवाल मैंने आपको कई बार नोट कराया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना, किराना घराना, रामपुर घराना, आगरा घराना, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध किस घराने से है? तो आपको नोट करके रखना है, इनका संबंध है किराने घराने से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों लखनऊ घराना, पंडित बिरजू महाराज, आपको नाम याद होगा, पंडित बिरजू महाराज, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया था। ये दोस्तों कहाँ से थे? लखनऊ से संबंधित थे। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय आपात, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 352। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इसको नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा है और दोस्तों कब कब लगा है। ये दोस्तों आपको दोनों सवाल आपको कमेंट कर बताने हैं। दोस्तों अनुच्छेद 356, ये दोस्तों राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति आपात, ये दोस्तों कब का है? अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात, ये दोस्तों भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। कौन सा? वित्तीय आपात। इसको भी आप नोट करके रखें। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रपति दोस्तों आपात अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात 360, जो कि दोस्तों आप जल्दी से बताएं कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा है और कब कब लगा है। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 18 जुलाई 1947, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 135वां सवाल। दोस्तों इसको आप नंबर में मत देखिएगा, लाइन से मैं सवाल कराते जा रहा हूं आपको। सारे सवालों को आप नोट करते चलें। आपकी परीक्षा से पहले मैं आपको दोस्तों 500 से 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने रखने वाला हूं। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। बस आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाकर रखें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि प्रारूप समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये ऐसी डेटें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ है? संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। सॉरी दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको दोस्तों पारित किया गया था। कब दोस्तों? पहली बार 13 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947। इसको स्वीकार कब किया गया? स्वीकार। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों डेटें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ है। 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था दोस्तों? तो स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम। अगर आपसे कहा जाए कि स्वतंत्रता अधिनियम ये दोस्तों कब आया था? तो आप कहेंगे 18 जुलाई 1947 को। अब दोस्तों आप कमेंट में छाप कर बताएं जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। पूरी डेट आपको कमेंट में दोस्तों मेंशन कर बतानी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। लगाइएगा स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 9 नवंबर, 12 मार्च, सॉरी दोस्तों 22 मार्च। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है ये 9 नवंबर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 9 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन में देकर रखा हुआ है 31 अक्टूबर। इसको दोस्तों क्या हुआ था, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों बात करते हैं 22 मार्च, इसको क्या हुआ था, जल दिवस। जल दिवस ये दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार की थीम क्या थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको लिखिएगा आप। आदृश्यमान, आदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, ये दोस्तों इस बार की थीम थी जल दिवस की। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 मई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ये दोस्तों 22 का आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब हुआ था, इसकी दोस्तों घोषणा कब हुई थी, ये कब प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 2019, 29 अगस्त 2019, 22 जनवरी 2015, 19 फरवरी 2015। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 15 अगस्त 2019। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ से हुई थी, दिल्ली के लाल किले से हुई थी। आप सबको रटा हुआ ये सवाल है। 29 अगस्त 2019 इसको दोस्तों क्या हुआ था, फिट इंडिया मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, फिट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट इसकी शुरुआत कब हुई थी, 29 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2019। 22 जनवरी 2015। आप सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों कब से है, 22 जनवरी 2015। कहाँ की योजना है, पानीपत हरियाणा। आप सबको रटा हुआ होगा। 19 फरवरी 2015 स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड योजना कब की है, 19 फरवरी 2015। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लेकर उसका उत्तर बता देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। मैं ऐसे सवाल लेकर आता हूं और ऐसे ऑप्शन सेट करता हूं जिससे कि दोस्तों एक सवाल और 4 ऑप्शन के जरिए आपको 4 से 5 सवाल मिल सकें। दोस्तों कहने को ये 20 से 25 सवाल होते हैं, लेकिन 70 से 80 सवाल आप डेली सीखते हैं। अगर आपने दोस्तों इस सीरीज को फॉलो कर लिया, आप यकीन मानिए दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके, आपकी जीके करंट एकदम मजबूत हो जाने वाली है। परीक्षा में दोस्तों आप बैठ जाइएगा इस सीरीज के साथ, सीधा सवाल छपेंगे दोस्तों आपको इस क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों सीरियसली इस सीरीज को आप नोट करते चलें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। हर दोस्तों एंगल को टच किया गया है दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से। दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है, मॉरिशस, सिंगापुर, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय इसकी ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे मॉरिशस। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए विश्व हिंदी सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व हिंदी सम्मेलन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसलिए दोस्तों 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 जनवरी को करते हैं। आप सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो दोस्तों स्टैटिक जीके का सवाल हो गया, लेकिन 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये दोस्तों एक स्थान है फिजी, यहाँ पर होने वाला है। ये दोस्तों करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी 1975। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। 2023 का हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा, फिजी के अंदर होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि लक्षद्वीप इसकी राजधानी कौन सी होगी। कल ही मैंने आपको नोट कराया है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी होगी, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? दंती दुर्ग, राजराज प्रथम, मीर कासिम या नागभट्ट? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चोल वंश दोस्तों इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो आपको नोट कर लेना है, ये राजराज प्रथम है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप स्टार लगाकर नोट करें। दोस्तों दंती दुर्ग ये दोस्तों किसका? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट, अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? दंती दुर्ग है। दोस्तों नागभट्ट ये दोस्तों किसका है? तो आप दोस्तों कहेंगे प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश इसका दोस्तों संस्थापक कौन है? नागभट्ट हैं, इसको आप नोट कर लें। इसको दोस्तों एक बार अपने से रीचेक करके तब आप इसको सत्य मानेंगे। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश किसका है? चोल वंश का। राजराज प्रथम दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? दंती दुर्ग। चोल वंश का कौन है? राजराज प्रथम। नागभट्ट का दोस्तों कौन है? प्रतिहार वंश है। लेकिन दोस्तों इसको आप एक बार अपने से रीचेक कर लेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज है, कुषाण वंश। कुषाण वंश इसका संस्थापक दोस्तों कड़फिसस। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। फिसस, कड़फिसस ये दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और आज के अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, शिमला? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संस्थान मैं आपको बताने वाला हूँ जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, इसकी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको नोट करके रखना है, ये कोलकाता में स्थित है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में याद करके रखेंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक स्थान है मुंदरी। मुंदरी यहां पर दोस्तों क्या स्थित है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर स्थित है? मुंदरी में। शिमला, शिमला में दोस्तों क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। क्या है दोस्तों? आलू अनुसंधान केंद्र। लखनऊ, लखनऊ में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। क्या है दोस्तों? गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये सबके सब आप नोट करके रखें। शिमला में क्या है? शिमला आलू। शिमला आलू की सब्जी आपको अच्छी लगती होगी दोस्तों, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों मुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र। कोलकाता में भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान दोस्तों कहाँ पर? कोलकाता में। लखनऊ अनुसंधान, लखनऊ में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे कहा है नीरी, NIRI, नीरी, नीरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे जोधपुर में स्थित है नीरी। नीरी कहाँ है? जोधपुर में। सॉरी दोस्तों जोधपुर में नीरी नहीं है, माफ करना, ये दोस्तों नीरी है नागपुर में। नागपुर। काजरी ये है जोधपुर में। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। ये दोस्तों जोधपुर, इसको आप नोट करें। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे दोस्तों संस्थान कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। कैसी लगी दोस्तों आज की सीरीज, जल्दी से कमेंट कर जरूर बताइएगा। और 25 सवालों में से आपने कितने सवालों को सही किया, अपना स्कोर आप जरूर कमेंट कर बताएं। अब दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सवाल पसंद आए हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।